बड़े बंधन के संवरते। आगे आगे नाचती गाती भयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंधन के संवरते। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंधन के संवरते। जो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है वो प्रकृति का वर्णन करते हुए, मेघों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल रूपी मेहमान बड़े सज धज कर आए हैं। मेघ, मेघ का क्या होता है? बादल। कवि मैं बता चुकी हूँ कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कह रहे हैं मेघ आए बड़े बन ठन के संवरते। संवरना, बनना, ठनना मतलब सजना धजना। तो कवि कह रहे हैं कि जो मेघ है, प्रवासी मतलब लंबे समय से दूर रहने वाला, विदेश में रहने वाला, परदेश में रहने वाला क्या कहलाता है? प्रवासी कहलाता है। मेघ आए बड़े बंठन के संवरते। कि जो बादल रूपी प्रवासी मेहमान है वह बड़ा ही सज धज कर, या बादल रूपी जो मेहमान है, प्रवासी मेहमान है, वह बड़े ही सज धज कर और सज संवर कर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का क्या होता है? हवा। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, उन बादलों के आने की सूचना देने के लिए उनके आगे आगे जो हवा है वह नाचती और गाती चल रही है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, किनकी सूचना देने के लिए? बादलों के आने की सूचना देने के लिए उनके आगे आगे, यानी बादल आ गए हैं, उन बादलों के आने की सूचना देने के लिए उनके आगे आगे जो हवा है वह नाचती और गाती चल रही है। देखो, जब कोई मेहमान आता है, आज दूर संचार के जो साधन है वे बड़े ही सुगम और सहज हो गए हैं। उससे पहले प्राचीन समय में या पीछे के कुछ दशकों में हम जाएं तो उस दशक में दूर संचार के साधन इतने सरल और सहज नहीं थे। तो जब मेहमान कोई आ जाता था तो उसकी सूचना कोई किसी के माध्यम से दी जाती थी। तो वहीं यहाँ पर कि मेघों के आने की सूचना, आगमन की जो सूचना है वह हवा है, वह उनके आगे नाचती गाती चल रही है। हवा बादलों के आने की सूचना दे रही है। दूसरा है, आगे देखिए, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। बादलों के आने से मकानों के बंद दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। बादलों के आने से बंद मकानों के बंद दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगती हैं। किस लिए? किसको देखने के लिए? बादल रूपी मेहमान को देखने के लिए मकान की जो बंद दरवाजे और खिड़कियां थी वो खुलने लगती हैं। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। जैसे कि शहर का कोई मेहमान या दामाद गांव में आ गया हो। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। जैसा लग रहा था जैसे शहर का कोई दामाद
या मेहमान गांव में आ गया हो। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि जो बादल हैं वह मेघ रूपी मेहमान है, वह गांव में पूरी तरह से सज धज कर आ गया है। एक बार फिर देख लो कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, जो बादल हैं वह बड़े ही मेहमान के रूप में आए हैं। तो जो मैं बादल रूपी प्रवासी मेहमान है वह बड़ा ही, प्रवासी क्यों कहा है, क्योंकि जो बरसात है, बादल है, वह लंबे समय बाद आए हैं। और लंबे समय प्रवास में, प्रदेश में रहने के कारण, अज्ञात जगह पर रहने के कारण, क्योंकि हमें पता थोड़ी है कि बादल, जो मेघ रूपी बादल आए हैं, जो बादल आए हैं वो उनका कुछ अता पता नहीं था, वो यानी उनका रहने का स्थान कैसा हो रहा था, अज्ञात था। तो इसीलिए कहा है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि जो बादल रूपी प्रवासी मेहमान हैं वह बड़े ही सज धज कर और संवर कर आए हैं। उन बादलों के आने की सूचना, जो हवा है वह उनके आगमन की सूचना देती है, और उनके आगे आगे नाचती गाती हवा चल रही है। यानी जो हवा है वह नाचती गाती बादलों के आने की सूचना दे रही है। तीसरी पंक्तियाँ देखो, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली है, बादलों के आने से मकानों के बंद दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे शहर आए हुए मेहमान को देखने के लिए गली के जो बंद दरवाजे और खिड़कियां थी वो खुल रही हैं, यानी लोग हैं वह बंद दरवाजे और खिड़कियों को खोलकर आने वाले मेहमान को देख रहे हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहर का व्यक्ति गांव में आ गया हो, शहरी मेहमान शहरी मेहमान गांव में आ गया हो। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, जो बादल हैं वह बड़े ही सज धज कर, सज संवर कर आए हैं। ये जो पंक्ति है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, कौन सा अलंकार, जो उत्प्रेक्षा, जो, जिमी, जैसे, जानो, मानो, ये सारे किसके उदाहरण हैं, उत्प्रेक्षा के। देखो, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई शहर का मेहमान गांव में आ गया हो। और वैसे भी जहाँ उपमे में ही उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर बादलों में ही किसकी, शहर से आने वाले, सज धज कर आने वाले मेहमान की कल्पना या संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया। आगे देखो, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठा, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर। कवि आगे कहता है कि बादलों के आने की सूचना हवा से मिल जाने पर जो पेड़ हैं वह खुशी से झूम उठते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, उचकाए मतलब ऊंची करना, उचक कर देखना, ऊपर उठा कर देखना। तो कवि कह रहा है कि बादलों के आने की सूचना किसने दी है, पहले हम बता चुके हैं, किसने सूचना दी है, हवा ने। तो
हवा से बादलों के आने की सूचना मिल जाने से जो पेड़ हैं वह खुशी से झुकने यानी खुशी से झूम उठते हैं। देखो, जब हवा चलती है तो तेज हवा से पेड़ कभी नीचे होते हैं और कभी ऊपर उठ जाते हैं। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कल्पना कर रहा है कि जैसे हवा से पेड़ बादलों के आने की सूचना पाकर जो पेड़ हैं वह खुशी से झूम उठते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठा, कि आंधियों के चलने से गली की जो धूल है वह उठकर अन्यत्र जाने लगी है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे गांव की कोई बालिका अपना घाघरा उठाकर भागी जा रही है। देखो, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उठकर। हवा से बादलों के आने की सूचना पाकर पेड़ हैं वह खुशी से झूम उठते हैं। मैंने बताया, जब हवा चलती है तो पेड़ कभी नीचे झुक जाते हैं और कभी ऊपर उठ जाते हैं। वो यानी कभी वो गर्दन ऊंची कर रहे हैं और कभी गर्दन झुका रहे हैं और कभी क्या होता है वो सीधे खड़े हो जाते हैं। किस तरह वह मतलब पेड़ हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी व्याकुलता को, व्याकुल क्यों हो रहे थे, क्योंकि बादल काफ़ी दिन से आए नहीं थे, तो वो अपनी व्याकुलता को वो क्या करते हैं, गर्दन उचकाकर देख रहे हैं। अपनी व्याकुलता से बार बार गर्दन उचकाकर देख रहे हैं। जब हम किसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं और प्रतीक्षारत रहते हैं, बार बार उसका इंतज़ार करते रहते हैं और जब वह आदमी नहीं आता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं और बार बार गर्दन उचकाकर यानी गर्दन ऊपर उठाकर देखते रहते हैं कि इसकी शायद उस दिशा से वह व्यक्ति आ रहा है। तो वही वर्णन यहाँ पर का है कि हवा के माध्यम से जब बादलों के आने की सूचना पेड़ों को मिल जाती है तो वह खुशी से झूम उठते हैं और वह अपनी गर्दन को कभी ऊंचा करके और कभी झुकाकर और कभी गर्दन उचकाकर बादलों को देखने लगते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठा, तेज हवा चलने से, आंधी चलने से देखो जो धूल होती है वह उसका भवन सा बन जाता है, यूँ गोल गोल घूमने लगती है। तो कवि कह रहा है कि आंधी चलने से जो गलियों की धूल थी वह दूसरी जगह जाने लगती। हम भी देखते हैं कि जब आंधी तेज हवा बादल आते हैं तो आंधी आती है, तो आंधी आने से हमारी जो गलियों में जो धूल होती है वह यूँ गोल गोल घूमकर दूसरी दिशा पर सब कहीं रेत ही रेत हो जाता है, उड़ने लगती है। तो उस दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि धूल रूपी बालिका, धूल को क्या दे दिया है, ग्रामीण बालिका मान लिया है। कि जैसे धूल रूपी बालिका है वह अपने घाघरा उठाकर भागी जा रही है। नदी बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट से, नदी ठिठकी घूंघट सरके। देखो हर जगह यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। जो नदी है उसे ग्रामीण युवती मान लिया गया है, ग्रामीण वधू मान लिया गया है। जो नदी है उसे किसका रूप दिया गया है, ग्रामीण वधू का। गांव की जो बहुएं होती हैं उसे वधू कहा जाता है। तो जो बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, नदी भी कुछ देर रुककर बादलों को उसी प्रकार देख रही है जिस प्रकार ग्रामीण कोई युवती है वह आने वाले मेहमान के लिए को अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर सरका कर देख रही। बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके।
जो नदी है वह कुछ देर रुककर बादलों को उसी प्रकार देख रही है जिस प्रकार कोई ग्रामीण वधू या ग्रामीण स्त्री आने वाले मेहमान को अपने घूंघट को थोड़ा सा ऊपर उठाकर सलज्जित मतलब लज्जा के साथ नेत्रों से देख रही है, तिरछे नेत्रों से। देखो, गांव में जो पर्दा प्रथा तो है ही, जब कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान को वह युवती अपने घूंघट को थोड़ा सा ऊपर सरकाकर तिरछी नज़रों से उसे देख रही है। तो कवि कह रहे हैं कि जो नदी भी है वह अपनी बाकी चितवन का क्या होता है, दृष्टि, नज़र, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट चलती, कि जो नदी है वह भी बादलों को देखकर उसी प्रकार ठिठक गई है, रुक गई है जिस प्रकार कोई ग्रामीण स्त्री बादलों आने वाले मेहमान को तिरछे अपने घूंघट को सरकाकर तिरछी नज़र से देख रही। मेघ आए बड़े बंधन के संवर, जो बादल हैं वह बड़े ही सज धज कर और संवर कर आए हैं। अब हम आगे देखेंगे इनके प्रश्नोत्तर। और देखो प्रश्न एक तो है शब्दार्थ लिखो। प्रश्न 2 है काव्यांश। जो 2 काव्यांश हमने पढ़ाए हैं उनकी काव्यांश की व्याख्या कीजिए। काव्यांश की व्याख्या करनी है आपको। मैंने 2 काव्यांश आपको पढ़ाए हैं, उन दोनों काव्यांश की व्याख्या करनी है। काव्यांश पहला तो मैंने बताया था, पूरे उसमें सर्वेश्वर द्वारा सक्सेना मेघ आए पाठ में, पूरे पाठ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। वे बादलों को सज धज कर संवर कर आने वाला कोई शहरी मेहमान मान रहे हैं, और उन बादलों के आने से प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि कैसे बादलों की सूचना पाकर हवा है वह झूमने नाचती गाती चलती है, और उनके जब हवा के माध्यम से पेड़ों को बादलों के आने की सूचना मिलती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। और आगे उन्होंने बताया है कि उस मेहमान को देखने के लिए जो बंद मकानों के बंद दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो खुलने लगती है, यानी सभी बादलों को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ग्रामीण जो बालिका है वह धूल रूपी जो बालिका है वह अपने घाघरा उठाकर अपने घाघरे को मतलब अपने लहंगे को उठाकर भागने लगती है। तो आगे है, चूँकि ग्रामीण युवती है, नदी है, उसे ग्रामीण युवती माना गया है। वह शहर से आने वाले मेहमान को तिरछी नज़रों से अपने घूंघट को उठाकर सलज्जित नेत्रों से देखने लगती है। तो ये इसके काव्यांश की व्याख्या करनी है आपको, उसके शब्दार्थ लिखना। थैंक यू।